गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। क्लास 11th के केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि परमाणु की संरचना को स्टार्ट कर दिया था। परमाणु की संरचना यानी आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या कहोगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमने शुरू कर दिया था, जिसका मैंने आपका पार्ट नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 को बना दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं? तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप सब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कल हमने कैथोड किरण के गुणों की बात की थी। कैथोड किरण के गुणों की बात की थी। कल मैंने आपको बताया था कि कैथोड किरण के इतने सारे गुण होते हैं। क्या क्या होते हैं? कैथोड किरण सरल रेखा में गमन करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। एक एक पॉइंट लेकर के हम आपको समझाएंगे। दूसरा है कैथोड किरण ऋणात्मक प्रकृति की होती है। तीसरा है कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से विचलित होती है। चौथा है कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। पांचवा है कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैथोड किरण जो है वो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। छठा है कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। कौन सा किरण उत्पन्न करता है? एक्स किरण उत्पन्न करता है। सातवां है कैथोड किरणें विसर्ग नली के बाहर कांच पर तथा कुछ अन्य पदार्थों जैसे जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड आदि पर प्रदीप्त होती है। ओके। और आठवां है कि कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। कौन से प्लेट को प्रभावित करेगी? वो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करेगी। नवा है कैथोड किरणें की भेदन क्षमता होती है। कैथोड किरण की भेदन क्षमता होती है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम एक एक पॉइंट लेकर के आपको समझाते हैं यानी आपको सिखाते हैं। ओके, तो क्या आप सब रेडी हैं? रेडी हैं? तो रेडी होने से पहले आप सब इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। यानी कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो आपको सिखाता हूँ, वो मेरा वीडियो आपके पास जाएगा। और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना। क्या कर दोगे? नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दोगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग एक एक पॉइंट लेकर के आपको समझाते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कैथोड किरणों के गुण के बारे में मैंने बताया, और ये मैंने कल भी बताया था। मैं अभी एक एक पॉइंट लेकर के आपको समझाता हूँ, देखिएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए पहला पॉइंट है कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है। आखिर कैथोड किरण जो है ये सरल रेखा में गमन करती है या नहीं करती है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो, जे थॉमसन साहब ने कैथोड किरणों के गुणों की खोज की थी। तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कैथोड किरण सरल रेखा में गमन करती है। कैथोड किरण जो है वो सरल रेखा में गमन करती है। इसको पता करने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया। बॉक्स कह सकते हो या आप उसमें नली भी कह सकते हो आप। तो उन्होंने क्या लिया? बॉक्स बनाया। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऋण प्लेट लिया और यहाँ पे ऋण प्लेट लिया, और ये देखो यहाँ पे धन प्लेट लिया। ऋण प्लेट लिया और ऋण प्लेट को यहाँ से जोड़ दिया। बैटरी यहाँ लगा दिया। क्या लगाया? यहाँ पे बैटरी लगाया। जो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे ऋण प्लेट लिया और उन्होंने यहाँ पे एक जाल लगाया। क्या लगाया? जे थॉमसन ने यहाँ पे क्या लगाया? एक जाल लगाया, और जाल को यहाँ पे धन प्लेट माना और ऐसे करके यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया। विद्युत मतलब कि विद्युत विभव विद्युतीय बैटरी ले लिया, मतलब कि हाई वोल्टेज वाला बैटरी ले लिया उन्होंने यहाँ पे। ओके, अब उन्होंने क्या किया? यहाँ पे देख रहे हैं कि जब उन्होंने यहाँ पे स्विच को डाला, यानी कि यहाँ पे स्विच नहीं है, उन्होंने धारा प्रवाहित किया, तो क्या होता है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? जाल लगने के बावजूद भी ये किरण जो है, कैथोड किरण की जो है, ये सीधी रेखा में गमन करती है।
क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। और ये जो सीधी रेखा में गमन करती है तो उन्होंने यहाँ पे एक रोक लगाया और रोक लगा के देखा कि क्या ये सीधी रेखा में और गमन करती है या नहीं कर पाती है। देखो यहाँ पे उन्होंने एक क्या लिया, एक वस्तु को ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया? उन्होंने एक वस्तु को ले लिया और वस्तु का जो यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निशान था, ठीक है। यहाँ पे कांच का प्लेट था, क्या था? कांच का प्लेट। कांच का प्लेट में तो यहाँ पे दिखाई देगा ही प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस चीज का, इस वस्तु का यहाँ पे अपोजिट यानी कि उल्टा यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? प्रतिबिंब दिखाई दिया। इससे साबित होता है कि कैथोड किरण जो है वो सरल रेखा में, कौन से रेखा में? सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है, यानी कैथोड किरण जो है वो सरल रेखा में गमन करती है। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे परिभाषा में भी आप लिख सकते हो, किरणों के पद में, ठीक है, किरणों के पद में जब कोई ठोस पदार्थ रख दिया जाता है, यहाँ पे एक ठोस पदार्थ है, जाल क्या है? जाल एक ठोस पदार्थ है। उन्होंने क्या रखा? जाल को रख दिया, ठीक है। तो उसकी छाया विपरीत दिशा में बनती है। उसकी छाया यहाँ पे कौन सी दिशा में बनती है? विपरीत दिशा, यानी कि उल्टा दिशा में बनती है। इससे यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरण सीधी रेखा में गतिमान होती है, यानी कि गमन करती है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन कैसे करती है। ओके, तो क्लियर है मेरे भाई। चलिए दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है। कैथोड किरण है भाई, ये क्या ऋणात्मक प्रकृति की होती है या नहीं होती है? उन्होंने ये पता किया। उन्होंने एक मतलब कि जैसे कि यहाँ पे खोज किया था, जैसे भी यहाँ प्रयोग किया था, तो ये भी उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया। कौन लगाए? जे थॉमसन साहब ने लगाया। क्या लगाया? देखो समझो। यहाँ पे उन्होंने एक बड़का सा बॉक्स ले लिया है, आप कह सकते हो कांच का प्लेट ले लिया। क्या ले लिया? एक कांच का प्लेट ले लिया भैया, और यहाँ पे माइनस प्लेट लिया और यहाँ पे धन प्लेट लिया। आप ऋण प्लेट और धन प्लेट भी कह सकते हो। तो यहाँ पे ऋण प्लेट लिया और धन प्लेट लिया। अब दोनों को तार से जोड़ दिया और यहाँ पे हाई वोल्टेज वाला बैटरी को रख दिया। क्या रख दिया? हाई वोल्टेज वाला यहाँ पे बैटरी को रख दिया और सबको तार से जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद पता चलता है कि ये ऋणात्मक जो है, ऋणात्मक प्लेट से प्रकृति जो है वो एकदम सीधी रेखा में जाती है। क्या जाती है? सीधी रेखा में जाती है। और यहाँ पे उन्होंने एक विद्युतीय तार जोड़ दिया, अलग से जोड़ दिया, ऊपर और नीचे जोड़ दिया। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जब यहाँ पे जोड़ती है तो ये जो ऋणात्मक जो प्रकृति जो है ये सीधे ना जा करके धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। तो इससे यह साबित होता है कि जो कैथोड किरण की ऋणात्मक प्रकृति कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है। तो कैथोड किरण कौन से प्रकृति की होती है? कैथोड किरण ऋणात्मक प्रकृति की होती है। इससे ये साबित हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है ये पॉइंट, बात भी लिखा है। अब बात समझ कर भी आप इसको समझ सकते हैं। देखो क्या लिखा है कि कैथोड किरणें को जब किसी विद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है, देखो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, इससे गुजारा गया, इससे गुजारा गया, तो यह किरणें विद्युत क्षेत्र के धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है। मुड़ जाना यानी कि विचलित हो जाना। ये देखो विचलित हो जाती है, होकर मुड़ जाती है। देखो विचलित होकर के यहाँ पे ऐसे मुड़ गया। क्या मुड़ गया? धन प्लेट की ओर ये मुड़ गया। तो इससे यह ज्ञात होता है, इससे यह साबित होता है कि कैथोड किरण ऋणात्मक प्रकृति की होती है। कैथोड किरण कौन सी प्रकृति की होती है मेरे भाई? ऋणात्मक प्रकृति की होती है। उम्मीद है कि आपको पहला और दूसरा दोनों बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलो देखिए, अब हमें तीसरा पॉइंट देखना है और तीसरा पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है।
क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। आप 11 में चल गए और आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ध्यान से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ देखो तीसरा पॉइंट कहता है कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि कैथोड किरण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होता है। ऐसा क्यों होता है, ये जे थॉमसन साहब ने साबित करके बताया, प्रयोग करके बताया। ओके, तो देखो उन्होंने क्या प्रयोग किया था और यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हो और प्रयोग से मैं समझा दूंगा। ओके, देखो क्या है कि उन्होंने एक कांच का प्लेट इसमें भी यूज किया, सब में उन्होंने कांच का प्लेट यूज किया है। किसका यूज किया है, कांच का प्लेट कह सकते हो या आप एक कांच का बॉक्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कांच का बॉक्स भी कह सकते हो। अब उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे ऋण प्लेट लिया और धन प्लेट लिया, जो आपको पता है। यहाँ पे क्या लिया, ऋण प्लेट लिया और यहाँ पे धन प्लेट लिया। अब क्या किया, ऋण प्लेट और धन प्लेट को एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया। किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। और ये बैटरी बहुत ज्यादा वोल्टेज वाला था। ज्यादा वोल्टेज कहने का मतलब कि, ज्यादा वोल्टेज कहने का मतलब कि मैंने आपको बताया है, ज्यादा वोल्टेज कहने का मतलब कि क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, उच्च विभव विद्युत। ज्यादा वोल्टेज मतलब उच्च विभव विद्युत। तो यहाँ पे उच्च विभव विद्युत वाला बैटरी का आ गया है, ज्यादा वोल्टेज वाला बैटरी का, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, यानी यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। ओके, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से जब ऋण प्लेट से उन्होंने चुंबकीय प्रभाव को प्रवाहित किया, यानी चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे प्रवाहित किया, तो क्या होता है, ये एकदम सीधे जाता है। पहले क्या जाता है, एकदम सीधे चल जाता है। अब उन्होंने रुकावट करने के लिए यहाँ पे एक चुंबक का यूज किया। कौन सा चुंबक का यूज किया, कौन सा, विद्युत चुंबक का यूज किया। आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, याद है आपको, क्लास 10th में आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। ओके, तो विद्युत चुंबक, यहाँ पे चुंबक का यूज किया, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल और यहाँ पे इसका साउथ पोल। ओके, नॉर्थ और साउथ। अब देखो क्या हो गया, जब इन्होंने यहाँ पे इस लाइन दिया, यानी कि स्विच दिया, यहाँ पे धारा प्रवाहित किया, तो क्या पता चलता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पे सीधी रेखा में जो जा रही है, ये सीधी रेखा में ना जा करके ना तो ये साउथ कोर की ओर मुड़ता है और ना ये नॉर्थ कोर की ओर बढ़ता है, ये आगे जा करके इधर मुड़ जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे फिगर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर की ओर मुड़ जाता है। तो इससे यह साबित होता है कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है। कैथोड किरण कौन से किरण से प्रवाहित होती है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है। ओके, देखो अब यहाँ पे बात है क्या है, देखिए कैथोड किरणों को जब चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है, देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में इसको गुजारा जा रहा है। क्या जा रहा है, गुजारा जा रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होकर के विचलन प्रदर्शित करती है। क्या करती है, ये विचलन प्रदर्शित करती है। ये देखो इधर मुड़ जाती है। तो विचलन की दिशा यह पुनः सुनिश्चित करती है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित होती है। ये फिर से रिपीट कर रहा है कि ऋणात्मक प्लेट क्या होती है, इधर मुड़ जाती है। ये फिर से जो दूसरा नंबर में आपने समझा था, ये यहाँ पे फिर से दोहरा दिया गया। क्या किया गया, दोहरा दिया गया। ओके, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट एक बार मार लो, आप कॉपी में नोट कर लो और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैंने अभी आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर किया है और चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 का आप नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम लोग चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। जो उन्होंने चौथा नंबर बात बताया है, क्या वह सही बताया है या गलत बताया है, उसको हम जानते हैं। ओके, चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा नंबर है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। कैथोड किरण जो है ये छोटा छोटा द्रव्य कण से मिलकर बना होता है। ये साबित किया जे थॉमसन साहब ने। कैसे साबित किया, ये देखो यहाँ पे उन्होंने एक कांच का प्लेट लिया। क्या लिया, उन्होंने एक कांच का प्लेट लिया। यहाँ देखो ये धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है, क्योंकि कांच का प्लेट में धन प्लेट और ऋण प्लेट हम पढ़ते आ रहे हैं, ये होगा ही। ओके, अब इन्होंने क्या किया, ये तार से यहाँ पे इसको जोड़ दिया और बीच में एक बैटरी लगा दिया, उच्च विभव विद्युत बैटरी लगा दिया, यानी कि ज्यादा वोल्टेज वाला बैटरी लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि
यहाँ पे एक उन्होंने पंखा टाइप का लगाया। क्या लगाया? यहाँ पे एक पंखा टाइप का छोटा सा, एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं लगाया लेकिन हल्का टाइप का लगाया। क्या लगाया? एक पंखा लगाया। पंखा कह सकते हो या आप उड़न खटोला कह सकते हो, कुछ प्रकार का। ठीक है, तो एक प्रकार का यहाँ पे लगाया और यहाँ पे एक अवरोध लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अवरोध लगा दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन किया यानी लाइन ऑन किया, तो क्या पता चलता है कि यहाँ से जब ये किरण प्रवाहित होती है, कौन किरण प्रवाहित होती है? कैथोड किरण प्रवाहित होती है, यानी कैथोड रे प्रवाहित होती है। तो क्या होता है, ये पंखा जो है, ये पंखा हल्का घूमता है। क्या होता है? ये देख सकते हो यहाँ घूमने का साइन है, ये हल्का क्या हो जाता है? हल्का घूम जाता है। इससे ये साबित होता है कि ये जो कैथोड किरण है ये छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना है। क्योंकि घूमेगा कब? क्योंकि जब हवा चलता है तब घूमता है, और हवा में आपको पता है कि हवा में छोटा छोटा कण से मिलकर के हवा बनता है। क्या बनता है? हवा बनता है। इसलिए घूमने लगता है। तो इससे साबित होता है कि कैथोड किरण छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, उसको मैं समझाता हूँ। ओके, चलो देखो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि कैथोड किरणें के पद में, ठीक है, कैथोड किरण के पद पे एक हल्का चक्र रख दिया जाता है। देखो यहाँ पे एक हल्का चक्र कह सकते हो या आप कह सकते हो हल्का हवा उत्पन्न करने वाला। ठीक है, तो हल्का चक्र रख दिया जाता है तो यह घूमने लगता है। चक्र का घूमना यह प्रमाणित करता है कि किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है, जिनकी बौछार के कारण यह चक्र घूमने लगता है। जिनके बौछार के कारण ये चक्र घूमने लगता है। तो इससे साबित होता है कि कैथोड किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पांचवा पॉइंट है मेरे दोस्त, पांचवा पॉइंट है कि कैथोड किरणें उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है। कैथोड किरण जो है ये उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? यहाँ पे बात लिखा हुआ है, उससे आप समझ जाओगे। देखो, जब किसी धातु की पतली पन्नी, ठीक है, पन्नी कह सकते हो या पत्ती कह सकते हो, ओके, तो जब किसी धातु की पतली पत्ती को कैथोड किरणों के टकराने से दिया जाता है, ठीक है, जब वो टकरा जाता है तो वो धातु की गर्म होने लगता है। धातु की जो प्लेट जो है, ऋण आयन जो है, वो कैथोड किरण जो है वो गर्म हो जाता है। तो यही इससे साबित होता है कि कैथोड किरणें उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है। उत्पन्न करना मतलब कि निर्माण करना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए अब छठा, कैथोड किरणें एक्स रे किरणें उत्पन्न करती है। एक्स रे कह सकते हो या एक्स किरणें कह सकते हो। पहले ऐसा बॉल आता था, यहाँ पे देख सकते हो बॉल का चित्र है, तो ऐसा पहले बॉल आता था। ये जो है इसको आप कैथोड रे कहिएगा, इसको आप क्या कहिएगा? कैथोड रे। और यहाँ पे हल्का हल्का प्रकाश निकलने लगता है। हल्का हल्का जो बॉल होता है ना, हल्का हल्का एक प्रकाश निकलने लगता है, उसी को हम कहते हैं एक्स किरण। क्या कहते हैं? एक्स किरण, यानी कि एक्स रे। देखो यहाँ पे लिखा है, इसे आप समझ लो। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि कैथोड किरण एक्स रे कैसे उत्पन्न करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, 7वां नंबर कहता है गैसों का आयनीकरण करती है। गैस क्या करता है? आयनीकरण करता है। किस प्रकार से करता है समझो। यहाँ पे उन्होंने 2 ट्यूब लिया। पहला ट्यूब है, पहला ट्यूब में देखो यहाँ पे एक एटम गैस भरा हुआ है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे बैटरी से इन्होंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक मीटर लगा दिया मापने के लिए। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ट्यूब लिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये देखो प्लस, इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पे ये अवरोध है, यहाँ पे बैटरी लगा दिया। इस प्रकार से सेट कर दिया। क्या पता चलता है कि इधर जा रहा है, और इधर जाना मतलब कि माइनस की तरफ। तो यह माइनस आयनीकरण है, आयनीकरण उत्पन्न कर रहा है। क्या करता है? आयनीकरण उत्पन्न करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैथोड किरणों जब किसी गैस में प्रवाहित होती है, कैथोड किरण जब किसी गैस में प्रवाहित होती है या प्रवाहित होने दिया जाता है तो गैस आयनीकरण हो जाता है। प्रवाहित हो रहा है ये, या प्रवाहित होने दिया जा रहा है, इसको देखो प्रवाहित होने दिया जा रहा है, तो क्या हो गया? ये हो गया गैसों का आयनीकरण। ये क्या हो गया मेरे फ्रेंड्स? ये हो गया गैसों का आयनीकरण। तो यही है गैसों का आयनीकरण किस प्रकार से होता है, ये भी उन्होंने समझा दिया। कौन समझा दिए? जे थॉमसन साहब ने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें नंबर की ओर। ओके, चलो।
8वां नंबर है कैथोड किरणें विषक नली के बाहर कांच पर तथा कुछ अन्य पदार्थों जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड आदि पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। ये भी तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया था। 9वां पॉइंट है कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रवाहित करती है। कैथोड किरण फोटोग्राफी प्लेट को वो प्रवाहित करती है। ओके, ये याद रखिए। फोटोग्राफी मतलब कि फोटो खींचना, ठीक है, तो उसको प्रवाहित करती है। 10वां नंबर है कैथोड किरणें की भेदन क्षमता होती है। कैथोड किरण की भेदन क्षमता होती है। अब देखिए, कैथोड किरणें किसी सूक्ष्म कणों से बना होता है। कैथोड किरण छोटे से छोटे कण से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें भैया हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो आप सब रेडी हैं? उम्मीद है कि आपको 10 का 10 नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर फटाक से एकदम। दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर है इलेक्ट्रॉन के आवेश। पहला नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी E/m ज्ञात करना है। E ज्ञात करना बहुत ही सरल है, यानी आसान है, ठीक है। इसको खोज किया था जे थॉमसन साहब ने। किसने? जे थॉमसन साहब ने। देखिए यहाँ पे ये चित्र बनाया हुआ, आप चित्र बना लीजिएगा। हम जो यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट, इस पॉइंट से आपको हम चित्र को समझाते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। देखिए, कहता है कि सर जे थॉमसन साहब ने 1897 में, ठीक है, इसका खोज कब किया? 1897 में किया, ठीक है, ने कैथोड किरणों के पथ पर विद्युतीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को एक साथ एक दूसरे के लंबवत लगाकर, ठीक है, एक साथ उन्होंने देखो चुंबक जो है, चुंबक को नॉर्थ सोल और नॉर्थ कोल, ठीक है, इन दोनों कोल को एक जगह पर विस्थापित कर दिया। अब देखो, कैथोड किरणें के विचलन व इलेक्ट्रॉन, व मतलब कि और, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पथ का अध्ययन किया। फिर इसके बारे में उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। अब देखिए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के इस प्रकार समायोजित किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? समायोजित किया जाता है कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्त पर्दे पर उसी स्थान पर आपतित हो। उसी स्थान पर क्या हो? आपतित हो। प्रतिदीप्त पर्दे मतलब समझ गए ना? प्रतिदीप्त पर्दे उसी स्थापन पर क्या हो जाते हैं? उसी स्थान पर क्या हो जाते हैं? आपतित हो जाते हैं, जहां कि वे इन क्षेत्रों में आरेपित करना मतलब कि आरेपित करना का मतलब आरेपित कर रहा है वो, ठीक है, के पूर्व आपतित हो रही थी। उसके पहले वो क्या हो रही थी? आपतित हो रही थी। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m किया जाता है। इसका द्रव्यमान क्या किया जाता है? E/m किया जाता है। और आपको याद रखना है कि E/m बराबर होता है 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम ये होता है। आपको ये क्या करना है? याद रखना है। इस चित्र को आपने समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये है कैथोड, ये है एनोड। इन दोनों को बैटरी से यहाँ पे जोड़ा गया है, क्योंकि जब तक विद्युत नहीं धारा उत्पन्न होगा तब तक कहाँ से ये प्रूव हो पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि E/m का मान कितना होता है? 1.76 × 10⁸ ग्राम कूलम प्रति ग्राम, ठीक है। याद रखना है आपको, ये ग्राम में पाया गया। ओके, तो उम्मीद है कि आपको पहला यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का द्रव्यमान अनुपात ज्ञात कैसे करें वो आपको पता चल गया होगा। अब ये फिगर जो है, ये वाला फिगर, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, किताब में भी आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा किताब में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर की ओर। ओके, चलो, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो निर्धारण है, इसका खोज किसने किया? इसका खोज कब हुआ? इस सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स लिया, फिगर के माध्यम से उन्होंने एक बॉक्स लिया, यहाँ पे माइनस को भरा, यहाँ पे प्लस को भरा, ठीक है। ये एक्स रे यहाँ पे उत्पन्न करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बल्ब है और बल्ब के नीचे यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है। उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें तेल भरा हुआ है। मिट्टी का तेल कह सकते हो या तेल उसको भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है? तेल भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है, बातें लिखा है, वो मैं आपको बात बताता हूँ। देखो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण आर ए मिलिकन, ठीक है। आर ए मिलिकन ने खोज किया था इसका। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का निर्धारण है उन्होंने आर ए मिलिकन ने खोज किया था। कब खोज किया था? 1909 ईस्वी में खोज किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में द्वारा तेल बूंद प्रयोग इसे कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है? इसे तेल बूंद प्रयोग भी कहा जा सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉन ई का आवेश इतना होता है कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इस आवेश को इकाई ऋण आवेश माना गया। इस आवेश को क्या माना गया? ऋण आवेश माना गया। ओके, ऋण आवेश माना गया क्योंकि कोई भी ऋण आवेशित कण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कोई भी ऋणात्मक कण है, कोई भी ऋण आवेशित कण है, वो एक आवेश के, देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश में, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश में ऋण आवेश नहीं रहता है। उसमें इलेक्ट्रॉन का जो आवेश आ जाता है उसमें ऋण आवेशित कण नहीं बच पाता है। अन्य सभी आवेशित कण, यानी अन्य सभी आवेशित कण कहने का मतलब क्या हो गया? 1.602 उन्हें 10 के पावर 19 कूलम आवेश के गुणज रहते हैं। क्या रहते हैं? इतने कूलम आवेश के वो गुणज रहते हैं। गुणज मतलब कि गुना करना, वो क्या है? गुणज रहता है इतना कूलम आवेश का। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक नया टॉपिक लेते हैं, उसको भी समझते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण। हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण, यहाँ है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात कितना है? E/m है। कितना है? E/m रेशियो है। ओके, इसके बाद E/m रेशियो का मान जे थॉम्सन के प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका भी प्रयोग किसने साबित किया? जे थॉम्सन साहब ने किया। क्या कहा? तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा मिलिकन ने तेल बूंद विधि से निर्धारित किया। जो अभी तेल बूंद विधि हमने पढ़ा वो मिलिकन साहब जो थे वो उस विधि से निर्धारित हुआ कि अतः इन दोनों की सहायता से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना आसानी से की जा सकती है। गणना क्या की जा सकती है? इलेक्ट्रॉन की गणना बहुत ही आसान तरीके से की जा सकती है। E/m का मान कितना होता है? 1.76 × 10 के पावर 8 ग्राम कूलम प्रति ग्राम, ये है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन E का आवेश कितना हुआ है? E का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक चिन्ह का आवेश कितना होता है? 1.602 × 10 के पावर 19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन E का द्रव्यमान कितना है? 9.1। इसका द्रव्यमान क्या है? इलेक्ट्रॉन का इतना है। ओके, अब क्या किया गया? अब यहाँ पे इसको साबित करने के लिए इतना यहाँ पे हमने रफ वर्क किया है। देखो क्या है, E/m का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 1.76 × 10 के पावर 8, यहाँ पे लिख लिया वही। अब देखिए E/m यानी कि E का आवेश का कितना है? यहाँ पे आवेश का भार कितना है? इतना है, ठीक है। आवेश का मतलब कि ऋणात्मक चिन्ह जो है उसका आवेश कितना है? इतना है, ठीक है, लिख लिया। अब m निकालना है। m निकालने के लिए क्या कर देंगे? इन दोनों को भागा दे देंगे इन दोनों में से। तो भागा देने पर कितना आता है? इतना आता है। यानी कि इससे साबित होता है कि ये जो मिलिकन साहब का जो तेल बूंद विधि जो है इसमें भी इसका प्रयोग आया है और ये भी साबित हो गया। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण ये भी साबित हो गया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगता होगा और यदि अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। और
इस वीडियो से आप समझिए, सीखिए और जो लोग 11 का केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और फटाफट 11 का केमिस्ट्री शुरू करें। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में यानी तीसरे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।